देवियों सज्जनों, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। आज हम ज्योतिष का एक अति प्रसिद्ध योग है नीच भंग राजयोग, आज इस पर चर्चा करते हैं। ये अत्यंत प्राचीन योग है। अक्सर हम जन्म कुंडली दिखाते हैं किसी आचार्य को, किन्हीं पंडित जी को, तो अक्सर ये कह देते हैं कि आपका ये अमुक ग्रह नीच का है। नीच का ग्रह अशुभ होता है या अशुभ फल देता है। तो ऐसा नहीं है। कोई भी ग्रह नीच का हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हरदम वो नीच का ग्रह अशुभ फल देता हो आपकी जन्म कुंडली में, या आपके लिए अनिष्टकर हो, अनिष्ट फल देने वाला हो। आज इसी विषय में चर्चा करते हैं। देवियों सज्जनों, फल दीपिका में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़ा सुंदर सूत्र है। नीच स्थितो जन्मनियो ग्रह स्यात् तद्राशिनाथोऽपि तदुच्चनाथः स चंद्रलग्नाद्यदि केन्द्रवर्ती राजा भवेद् धार्मिक चक्रवर्ती। ये बड़ा प्यारा सूत्र है। नीच स्थितो जन्मनियो ग्रह स्यात्, जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह नीच का भी हो, वो नीच का ग्रह भी आपको राजा बना सकता है। वो कैसे? आइए, जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का हो, लेकिन नीच का होने के बावजूद उस ग्रह पर, जिस राशि पर वो ग्रह नीच का है, उसका स्वामी उस ग्रह को देख रहा हो। पहली बात तो इस श्लोक का, इस कारिका का शुद्ध अर्थ यह है, जिस राशि पर कोई ग्रह नीच का हो, उसका स्वामी यदि लग्न या चंद्र लग्न से, चंद्र कुंडली से केंद्र में हो, या तदुच्च नाथो पी, उसका स्वामी यानी कि जिस राशि पर वो ग्रह नीच का होता है, उसका स्वामी जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली में वो केंद्र में हो, तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। थोड़ा सा मैं उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे यहां पर मेष लग्न से हमने जन्म कुंडली भरी है। जन्म कुंडली में मेष लग्न है। मेष लग्न में यहां पर यदि शनि हो, तो स्वभावतः शनि यहां पर नीच का हो गया। लेकिन शनि उच्च का होता है तुला में। शनि उच्च का होता है तुला में। इसी शनि का जो उच्च नाथ, यानी कि ये जिस राशि पर उच्च का होता है, उसका स्वामी शुक्र हुआ। शुक्र यदि केंद्र में हो, जन्म कुंडली से या चंद्र कुंडली से। और दर्शकों, यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है, नवमास कुंडली से भी यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में नीच का होकर वो ग्रह यदि नवमास कुंडली में भी यदि वो केंद्र में हो, तो उसका नीच भंग राजयोग हो जाता है। तदुच्च नाथ यानी कि शनि उच्च का होता है तुला में। तुला का स्वामी हुआ शुक्र। शुक्र यदि केंद्र में हो, तो इस शनि का नीच भंग हो गया। और ये शनि यहाँ पर नीच भंग राजयोग प्रदान करेगा, यानी कि नीच का होकर के भी आपको राजकीय सुख प्रदान करेगा। अब आइए एक उदाहरण और सुनते हैं। जन्म कुंडली में कर्क में मंगल नीच का होता है। कर्क में मंगल नीच का होता है। यहां पे नैसर्गिक नीचता प्राप्त है मंगल को। लेकिन तदुच्चनाथ, मंगल उच्च का होता है मकर में, और मकर का स्वामी है शनि। यदि शनि मंगल से केंद्र में हो, या शनि की दृष्टि हो मंगल पर, यहां पर भी उसका स्वामी शुक्र केंद्र में है, या शुक्र की दृष्टि शनि पर हो, तो भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। अब यूं समझ लीजिए, मंगल यहां पर नीच का है,
यहां पर केंद्र में है, लेकिन बाई चांस शनि यहां की जगह अगर यहां पर हो जाए तो शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर है, ये नीच भंग राजयोग बना देता है। उसी प्रकार एक और सूत्र समझने का प्रयास करते हैं। बृहस्पति मकर में नीच का होता है, गुरु यहां नीच का होता है, लेकिन बृहस्पति उच्च का होता है कर्क में, तो कर्क में चंद्रमा यहां पर है। चंद्रमा अगर बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति का नीच भंगत्व तो प्राप्त हो गया, लेकिन बाई चांस चंद्रमा गुरु को ना भी देखे, लेकिन चारों केंद्रों में से कहीं भी अगर चंद्रमा विद्यमान हो या चारों केंद्रों में कहीं भी इसका उच्चनाथ, इन ग्रहों का उच्चनाथ विद्यमान हो, जैसे हमने यहां पर शनि के बारे में कहा, शनि का उच्चनाथ हुआ शुक्र, शुक्र शनि को देखे तो नीचभंग राजयोग तो हो ही गया, लेकिन बाई चांस अगर ना भी देखें, एक कहीं भी केंद्र में विद्यमान हो, यहां शुक्र विद्यमान हो, कहीं भी केंद्र में, चारों केंद्रों में वो ग्रह विद्यमान हो, तो भी नीचभंगत्व तो प्राप्त हो जाता है। नीच स्थितो जन्मनियो ग्रहस्य तद्राशिनाथोपि तदुच्चनाथ, तद्राशिनाथोपि तदुच्चनाथ, उसका स्वामी केंद्र में हो या उसका उच्च राशि का स्वामी केंद्र में हो। अब यहां पे तदुच्चनाथ, जैसे शनि मेष में नीच का होता है, लेकिन मेष का स्वामी है मंगल, मंगल अगर यहां कहीं भी केंद्र में विद्यमान हो तो भी शनि का नीच भंग राजयोग हो गया। बृहस्पति नीच का होता है मकर में, मकर का स्वामी शनि है, शनि केंद्र में कहीं विद्यमान हो तो भी बृहस्पति का नीच भंगत्व हो गया, राजयोग हो गया। इसी प्रकार एक और उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सप्तम में सूर्य है, सज्जनों सूर्य तुला में नीच का होता है, लेकिन अगर ये सूर्य उस राशि के स्वामी के साथ बैठा हो, कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में हो और उसका स्वामी उसके साथ बैठा हो तो भी उसका नीच भंगत्व हो जाता है। तो यहां पर शुक्र तुला में सूर्य तुला में नीच का होता है, लेकिन तुला का स्वामी शुक्र सूर्य के साथ यहां पर युति बनाकर बैठा है, इसलिए यहां पर सूर्य का नीच भंगत्व प्राप्त हो गया। उसके अलावा कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में कहीं विद्यमान हो, 12 घरों में 12 भावों में कहीं विद्यमान हो, लेकिन अगर जिस राशि पर वो ग्रह नीच का होगा उस राशि का स्वामी उसको देखता होगा तो भी उसका नीच भंगत्व हो गया। दर्शकों एक और प्यारी बात ध्यान से सुनिएगा। उदाहरण के लिए जैसे शनि यहां पर नीच का है, मेष राशि पे, मेष लग्न में शनि नीच का है, शनि नीच का है, यहां पर कोई भी उच्च का ग्रह शनि को देखता हो, कोई भी उच्च का ग्रह, उच्च स्थित ग्रह शनि को देखता हो तो भी शनि का नीच भंगत्व हो जाता है। उदाहरण के लिए यूं समझिए, जैसे मकर में मंगल उच्च का हो जाता है, मकर में मंगल उच्च का हो जाता है और मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 शनि पर पड़ जाती है, तो यहां पर मंगल यहां पे शनि का नीच भंगत्व योग बना रहा है। हालांकि यहां पर मंगल शनि में राशि परिवर्तन राजयोग भी है, वो एक दूसरा विषय है, वो अलग योग है, फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ गई है, इसलिए शनि का नीच भंगत्व योग हो गया, यानी कि वो नीच भंग ही नहीं, वो राजयोग प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार ये कुछ बिंदु हैं, पुनः इन बिंदुओं को ध्यान से समझिएगा। पहला बिंदु यह है कि कोई ग्रह नीच का हो और नीच का होकर जिस राशि पर वो ग्रह नीच का है उसका स्वामी उसको देखता हो या उसका स्वामी केंद्र में कहीं विद्यमान हो, तो ये प्रथम कंडीशन हो गया, उसका नीच भंग हो गया। दूसरा कंडीशन, कोई भी ग्रह नीच का हो, वो ग्रह
जिस राशि पर उच्च का होता है, जैसे कि शनि नीच का है, शनि तुला में उच्च का होता है, और तुला का स्वामी हुआ शुक्र, शुक्र कहीं भी केंद्र में विद्यमान हो, सचंद्र लग्नाद यदि केंद्रवर्ती, जन्म कुंडली से केंद्र में विद्यमान हो या चंद्र कुंडली से भी केंद्र में विद्यमान हो, तो भी उसका नीच भंग राजयोग हो गया। ये दूसरा बिंदु। और तीसरा बिंदु हुआ, कोई ग्रह नीच राशि में बैठा हो और वो ग्रह, उस ग्रह पर कोई उच्च का ग्रह दृष्टि डाले, तो भी वो नीच भंग राजयोग हो जाता है। चतुर्थ बिंदु है, कोई ग्रह नीच का बैठा हो और नीच का ग्रह बैठा हो और नीच के ग्रह को उसके राशि का स्वामी उसके साथ बैठा हो। जैसे मैंने यहां उदाहरण दिया, यहां पे सूर्य नीच का है, लेकिन तुला में सूर्य नीच का होता, लेकिन उसका स्वामी साथ में बैठा है, इसलिए उसका नीच भंगत्व हो गया। पांचवा बिंदु, कोई ग्रह नीच का बैठा हो, उसके राशि का स्वामी उसको देखता हो। जैसे शनि यहां पर नीच का बैठा हुआ है लग्न में, लेकिन इसका स्वामी मंगल उसको चौथी दृष्टि से देख रहा है, तो उसका नीच भंगत्व हो गया। जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का बैठा हो, लेकिन वो ग्रह नवमास कुंडली में जाकर उच्च का हो गया हो, तो उसका भी नीच भंगत्व हो जाता है। दर्शक को ध्यान रखना, नवमास कुंडली एक सारांश कुंडली है, इस जन्म कुंडली का भी सारांश है, इसलिए उसकी बड़ी महत्ता है। तो नवमास कुंडली में, जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का हो, लेकिन अगर नवमांश में वो ग्रह उच्च का हो जाता है, तो उसका भी नीच भंगत्व प्राप्त हो जाता है। और यही सारे योग यदि चंद्र कुंडली में बनते हो, चंद्र कुंडली में भी यही सारे योग बनते हो, तो उसका नीच भंगत्व प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जो फल दीपिका में कहा है कि राजा भवेत् धार्मिक चक्रवर्ती है, ऐसा व्यक्ति राजसी सुख भोगता है, धर्मात्मा बनता है और चक्रवर्ती साम्राज्य का भोग करता हुआ दीर्घायुष्य यानी कि लंबी उम्र तक जीता है। दर्शकों, ये रहा नीच भंग राजयोग। आगे एक और नया योग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।